अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। टमाटर की सफल खेती कर रहे एक किसान से मुलाकात। आंवले के उत्पाद बनाकर कैसे कमाएं अच्छी आमदनी। ग्रीन हाउस के महत्व और वीट ग्रास लगाने पर जानकारी। हमारे राज्य में बहुत से किसान भाई टमाटर की खेती करते हैं, लेकिन अधिक लाभ उन्हीं किसानों को मिल पाता है जो उसकी खेती वैज्ञानिक तकनीक को ध्यान में रखकर करते हैं। तो आज हम आपको बाराबंकी जिले के एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान रामशरण वर्मा से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने टमाटर की खेती करके काफी अच्छी आय अर्जित की है। तो आइए जानते हैं उन्हीं से कि उन्होंने इतना अच्छा मुनाफा लेने के लिए टमाटर की खेती किस तरह से की है। टमाटर की जो हम प्लांटिंग इस समय करा रहे हैं, ये इसकी नर्सरी हम 10 जनवरी के आसपास करते हैं। कृषि के क्षेत्र में कई पुरस्कार प्राप्त करने वाले उत्तर प्रदेश के ग्राम दौलतपुर बाराबंकी जिले के रामशरण वर्मा किसानों के लिए मिसाल हैं। नई नई तकनीक और वैज्ञानिक विधि से ये कृषि कार्य करते हैं। इसी के बदौलत दर्जनों ग्रामीणों को रोजगार प्राप्त कराया है। जैसा कि ये किसान केले की खेती से अपना काफी नाम कमाए, लेकिन इन्होंने अपनी फसल प्रणाली में अन्य फसलों को भी शामिल किया और सफल उत्पादन प्राप्त किया। आलू की फसल के बाद अब इन्होंने टमाटर की रोपाई शुरू कर दी है। ये हमेशा से फसल चक्र के अनुसार खेती करते हैं, जिसके कारण मुनाफा कई गुना कमाते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये टमाटर के पौधों का रोपण कैसे करते हैं। 1 एकड़ में 7000 पॉली बैग इसके लिए तैयार करते हैं। पॉली बैग का साइज 5 इंच चौड़ा और 7 इंच लंबा पॉली बैग का हम साइज रखते हैं। इसमें हम 2-2 सीड डालते हैं। पॉली बैग में नर्सरी करने का हमारा कारण ये है कि यदि हम सीधे ज़मीन पर नर्सरी करते हैं, उखाड़ के ले जाते हैं, तो हमारे 5 से 10% पौधे डैमेज हो जाते हैं। लेकिन पॉली बैग में जो नर्सरी करते हैं, उससे हमारे पौधे 100% जीवित रहते हैं। दूसरे उत्पादन में ये बहुत ही 10% से 20% इनसे उत्पादन ज़्यादा मिलता है, क्योंकि जल्दी अपनी बढ़वार ले लेते हैं और इनका विकास तेजी से होता है। ये पौधे जो नर्सरी हम 10 जनवरी को करते हैं, करीब 10 से 15 फरवरी को तैयार हो जाती है। मतलब 35 से 40 दिन लगता है। और 1 एकड़ में हम 7000 पॉली बैग लगाते हैं। ये जो वैरायटी है 2535 है, 501 है, इन प्रजाति की हम खेती करते हैं। पानी देते हैं, फिर 15 दिन के बाद इसकी गुड़ाई निकाई करके फिर मिट्टी चढ़ाते हैं। फिर इसमें हम तार 3 फीट की ऊंचाई पर बांस के डंडा जैसे खेत में हमारे गाड़े हुए हैं। इन डंडों के सहारे से हम पौध को 3 फीट ऊंचाई पर सहारा देते हैं, सुतली की सहायता से बांध। इससे हमारी पैदावार 50 से 60% बढ़ती है और टमाटर चमकदार, लंबा और ठोस, ये सब सहारा देने का हमारा इससे हमारा फायदा होती है। करीब हम 1 एकड़ में 400 से 450 कुंटल उत्पादन लेते हैं, जिसका और ये फसल हमारी 90 दिन में तैयार हो जाती है। 400 से 450 कुंटल उत्पादन है। एकड़ में 4 से 4.5 लाख रुपए
तक टमाटर 1 एकड़ से पैदावार मिलती है, जबकि इसमें खर्च 70-80 हज़ार रुपया है। 70 हज़ार रुपये हम निकाल दें तो करीब 3,50,000 रुपये तक 1 एकड़ में हमको शुद्ध लाभ टमाटर से मिल जाए। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने प्रदेश में आंवले के बाग प्रतापगढ़ सहित कई जिलों में देखे जा सकते हैं और जैसा कि अभी आंवला के फलों की तुड़ाई चल रही है, ऐसे में मंडी में आंवले के फलों की अधिक आवक होने से किसानों को इसका उचित बाजार भाव नहीं मिल पाता है और मजबूर होकर फलों को औने पौने भाव में बेच देते हैं। आज हम आपको एक ऐसे किसान से मिलवाते हैं जो बाजार भाव के उतार चढ़ाव के चलते खुद ही आंवला के फलों को सुखाकर और इससे अन्य उत्पाद बनाकर अच्छी आय ले रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं उन्हीं से। भाइयों, हम जैसे भी ये आंवले का सूखा को तैयार करते हैं, उसमें इसको बॉईल किया जाता है और सुखाते हैं तो इसको अधिक मुनाफा मिलता है। जैसे हमने छोटा छोटा प्रोडक्ट घर पे ही चालू किया था, उसको उबालने का, फिर इसको उबाल के हमने तैयार किया, मंडी में अगर व्यापारियों को देने लगे तो उसमें अच्छा एक मुनाफा हमें मिला, तो हमने इसको थोड़ा और आगे बढ़ावा दिया। तो किसान भाइयों, इसमें क्या है कि जो बाज़ार अपन तैयार करते हैं सूखे आंवले को, तो 5 किलो ये गीला आंवला होता है ना, तो उसको उबाल के अपन जैसे तैयार करते हैं तो ये 1 किलो सूखा बैठता है और जैसे इसका 10 रुपये किलो का खर्चा आ जाता है, मतलब टोटल 5 किलो पे, तो अपने 40-45 रुपये किलो में तैयार हो जाता है। और जो बाज़ार में है इसका कम से कम 55-60 के भाव का रहता है और जैसे बाज़ार में अगर इसकी डिमांड ज़्यादा होती है तो 80-90 रुपये किलो तक भी बिक जाता है। ये तो हमारा बेचा हुआ है। किसान भाइयों, यदि ये आंवला के फलों को बाजार में बेचते हैं तो उन्हें 6 रुपए प्रति किलो बाजार भाव मिलता है, लेकिन ये फलों को सुखाकर बेचते हैं तो इनको 5 किलो ताजे फलों को सुखाने पर 1 किलो सूखा आंवला प्राप्त होता है और इन सूखे हुए आंवलों का बाजार भाव मिलता है 55 से 57 रुपए प्रति किलो। यदि किसान भाइयों आंवला के फलों को सुखाकर बेचने की बात करें तो 5 किलो आंवला से 1 किलो सूखा आंवला बनाकर तैयार होता है। बाजार में ताज़ा आंवला 6 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीदने पर इन्हें 5 किलो आंवले का खर्च आता है 30 रुपए। इसके अलावा फलों को गर्म करने के लिए ईंधन, सुखाना, मजदूरी इत्यादि पर कुल खर्च आता है 10 से 12 रुपए। इस प्रकार से आंवला के फलों को सुखाकर बेचने पर प्रति किलो कुल खर्च आता है 40 से 42 रुपए। किसान भाइयों, आंवला के फलों को सुखाकर बेचने पर इन्हें 55 से 57 रुपए मिलते हैं। यदि इस आय में से कुल खर्चा 40-42 रुपए निकाल दें तो इन्हें 14 से 17 रुपए शुद्ध लाभ मिल जाता है। तो इसको जैसे उबालते हैं उस टाइम पे एक सावधानी रखने की बड़ी बात है कि जो गुठली होती है ना उसको एकदम हटा दें। अगर इसमें सूखे में गुठली जाती है ना तो उसका बाज़ार में रेट एकदम कम कर देते हैं व्यापारी लोग। और इनकी जो गुठली को अपन निकाल के इनको वेस्टेज न फेंके, इनको एकत्रित कर लें हो गई, तो ये भी करीबन 10% वेस्टेज निकलता है इसमें गुठली का वजन, तो उसको भी 3-4 रुपए किलो में ये भी बिक जाती है। आंवला के फलों की आवक अधिक होने पर इनको किसान सुखाकर बेचे तो अधिक बाजार भाव ले सकते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रेड का आंवला होता है तो बढ़िया एकदम, जिसमें कोई दाग धब्बे न हो, ऐसे को तो हम मंडी में बढ़िया बाज़ार में मिल जाता है, बिक भी जाता है ये और उसका मुनाफा मिल जाता है। और जो हल्का होता है उससे थोड़ा, जैसे दाग धब्बों का है, तो इसको हम उबालने में काम में ले सकते हैं, तो इसका मुनाफा हमें
अच्छा मिल जाता है। तो आप किस प्रकार से आंवला के फलों को गर्म करके सुखाएं तथा फलों को उबालते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, आइए जानते हैं इन्हीं से। तो किसान भाइयों, अगर हम इसे सूखा आंवला तैयार करते हैं तो उसके लिए अपने को जो प्रक्रिया है वो बताएं आपको कि आंवला आता है तो उसको एक तो सिल्वर के बर्तन में ही उबालें और आंवला जितना बर्तन में डाल लें वो डूब जाए, इतना ही पानी डालें उसमें और फिर उसको गर्म करें, उबालें। जैसे वो इतना उबल जाए कि अपने आप पे हाथ से खुल जाए तो उसकी गुट्टी तो निकाल लो बाहर और गुट्टी तो अलग कर दो और उसको धूप में सुखा दो। किसान भाइयों, इसमें एल्युमिनियम के बर्तन में ही उबालें, क्योंकि इसमें लोहे का बर्तन अगर काम में लेते हैं ना तो इसका कलर डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, ब्लैक कलर हो जाएगा। और इसका जो एल्युमिनियम के बर्तन में उबालते हैं ना तो उसका कलर गुलाबी आएगा, तो उसका मुनाफा अच्छा मिलेगा मार्केट में। तो इसको उबालने की प्रक्रिया है जो एक तो इसमें पूर्णतया ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा न उबाले ताकि वो लूज ना हो जाए ज़्यादा। तो उसके आराम से गुड़ जैसे कली होती है ना उसी तरह से उसको उसी टाइम पे निकालें और उसको गुठली को निकाल के और प्लास्टिक के जो ये होते हैं ना कट्टे वगैरह तिरपाल, उन पे सुखाए इनको और 1-2 रोज़ पे इन पे पलटी मारते रहे ताकि ये एक जगह इकट्ठा ना हो और एक एक कली निकल जाए इनके आराम से। तो किसान भाइयों, इसमें जैसे भी अपन स्टोर में इकट्ठा करने की तैयारी करते हैं तो उसमें एक तो अपन उठा के देख लें उसको, भाई ये जैसे एकदम खुला खुला और बजने लग जाए तो उस टाइम पे इकट्ठा कर लें। किसान भाइयों, आंवला के फलों को कई दिनों तक सुखाकर सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं और बाजार में अच्छा मूल्य मिलने पर बेच सकते हैं। तो जैसे ही इसको स्टोर में इकट्ठा करवाते हैं तो जूट के जो कट्टे आते हैं उनमें डलवा दें ताकि उसमें एक तो हवा क्रॉस होती रहे तो उसमें माल ख़राब नहीं होगा ये आंवला। और मौसम के अनुकूल ही इसको रखें, जैसे दबा के ना रखें, एकदम छाँव में ना रखें, ज़्यादा ठीक मौसम में रखें इसको। जैसे ये बाज़ार में 50 किलो की पैकिंग के कट्टे आते हैं ना, उनको पैकिंग के करवाओ, उनकी पैकिंग आगे मार्केट में ज़्यादा वैलिड रहती है, उनका उपयोग ठीक भाव में जाता है वजन। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। आजकल किसान परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक तरीके से खेती करने में लगे हुए हैं, और करें भी क्यों ना, क्योंकि नई तकनीक से खेती करने पर किसानों को कम समय में अच्छी आय मिल जाती है। तो आज आपको एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान मुकेश चौधरी से मिलवाते हैं जो ग्रीन हाउस में व्हीट ग्रास लगाकर अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। जब हमने ग्रीन हाउस लगाया तो हमारे एक सबसे बड़ी समस्या थी पानी की, क्योंकि वो जब बिजली की तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। जब तो हमने फिर गवर्नमेंट से हॉर्टिकल्चर से कांटेक्ट करके हमने एक छोटा सोलर लगाया, जिससे इस सोलर का हमने एक हौद बनाया जिसमें हमने पानी भर दिया और इस सोलर से हमने कनेक्शन कर दिया। अब जब सोलर वही सुबह हम 8 बजे से इसको ऑन करते हैं, शाम को 6-7 बजे तक चलता है। ये 2200 वाट का हमने लगाया है, जो हमारी इसमें 50,000 रुपये के लगभग लागत आई, और हमने ये 50,000 रुपये बिजली का यदि बिल माने तो 1 साल में हमने वसूल कर लिए। जब सोलर को ऑन कर देते हैं तो सोलर का पानी इस फिल्टर के अंदर आता है। ये फिल्टर है जो पानी को फिल्टर करता है। यदि पानी में मिट्टी के कारण या कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो वो यहीं पे रह जाएगी। इसके बाद में पानी बिल्कुल फिल्टर बाहर निकलेगा। ये पानी को फिल्टर कर देता है पूरी तरह से, फिर ये पानी चला जाता है इस ग्रीन हाउस के अंदर।
ग्रीन हाउस में आप बेमौसमी सब्जियों की खेती करके आसानी से ले सकते हैं अधिक आय। और जो किसान भाई इस ग्रीन हाउस को लगवाना चाहते हैं तो इस पर सरकार द्वारा कितना अनुदान है, आइए जानते हैं इन्हीं से। जब पानी ग्रीन हाउस के अंदर आ जाता है तो हम इसमें एक सिस्टम लगे हुए हैं। आप देख रहे हो कि इसमें नीचे वो लाइनें बिछाते हैं। लोग जो सब्जियां उगाते हैं तो वो नीचे की लाइन डाल देते हैं जिससे कि वो उनकी जड़ों में पानी बूंद बूंद में चला जाए वो ड्रिप में। और एक ये ऊपर का लाइन है जो जिसको फोगर बोलते हैं। ये क्या है कि इसमें टेम्परेचर डाउन करने के लिए ये ऊपर का सिस्टम होता है। इसको यदि अपन गर्मियों में जब बाहर 45-50 डिग्री टेम्परेचर होता है तो एक तो ये डबल लेयर हो जाती है। एक ये जो ऊपर लाइन आप देख रहे हैं इसके अंदर भी ये पानी शुरू ऑन हो जाता है तो उसके बाद में इसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। इसको फोगर बोलते हैं। ये कोहरा टाइप कर देता है, धुंध टाइप, और इससे टेम्परेचर इसका लगभग 30 डिग्री 32 डिग्री तक आ जाता है गर्मियों के टाइम में भी। तो अपन बेमौसम की कोई भी सब्जियां या कुछ भी अपन करें तो बेमौसम का कर सकते हैं इसके अंदर, और इजी वे में हो जाता है। और इसमें गवर्नमेंट की 75% सब्सिडी थी पहले जब हमने लगवाया 3 साल पहले। आजकल 60% है तो भी गवर्नमेंट काफ़ी इसका फ़ायदा दे रही है। अब काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, सामान, ये सारा अपने को गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है। किसान भाइयों, ये ग्रीन हाउस में सब्जियों की खेती नहीं करते हैं, बल्कि ये व्हीट ग्रास लगाकर इसका पाउडर बनाते हैं जिससे इन्हें अधिक लाभ पहुंचता है। तो किस प्रकार से करते हैं ये व्हीट ग्रास की खेती, ये भी हम आपको बताते हैं। लोग इसके अंदर ग्रीन हाउस के अंदर एक ही चीज़ मानते हैं कि इसमें सब्जियां होती हैं, लेकिन हमने जब से इसको ग्रीन हाउस को लगाया हमने कभी सब्जी इसके अंदर नहीं उगाई। हम इसके अंदर व्हीट ग्रास करते हैं। हमने ये आप देख रहे हैं कि इस 4050 स्क्वायर मीटर में ये आधा पार्ट 2000 मीटर का हमने इसको तैयार कर दिया। इसमें हमने 5 क्विंटल गेहूँ डाले हैं और 5 क्विंटल डाल के इसमें हमने ये मैच दे दी। अब ये उग जाएंगे 3-4 दिन 5 दिन बाद में। जब ये 15 दिन के हो जाएंगे लगभग 3 या 4 इंच के, तो उस टाइम इनकी कटिंग करवा देंगे। और कटिंग करवाने के बाद में उसको वो ड्रायर में सुखाएंगे, उसके बाद में इसका पाउडर बनाएंगे। वो व्हीट ग्रास पाउडर हम मार्केट में सेल करते हैं। तो हमने ये देखा कि इसका जो बेनिफिट है वो सब्जी से भी ज़्यादा आता है। व्हीट ग्रास का सब्जी से काफ़ी ज़्यादा आता है इसमें। हम 3 साल से रेगुलर इसके अंदर व्हीट ग्रास करते हैं और पूरे साल की लगभग 10 फसल लेते हैं इसके अंदर हम, और हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। और मैं मानता हूँ कि यदि हर किसान इस चीज़ को अपनाए तो उसको और कुछ खेती में जो वो बहुत पुरानी खेती है, सरसों, गेहूँ, चना, जो ये गया ज़माना, आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई। नई टेक्नोलॉजी में खर्चा कम है और प्रॉफिट ज़्यादा है। हमने काफ़ी ज़्यादा इसमें ये चीज़ हमने जब से की है व्हीट ग्रास, हम काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करते हैं। और हम जो हमारे जो खेती अदर करते हैं उससे तो ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट इसी में व्हीट ग्रास, इसी में ग्रीन हाउस में ही होता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है आशापुर वाराणसी के राम प्रकाश सिंह ने। आपने बकरियों में लगने वाली बीमारियों के निदान पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आजकल भेड़ बकरियों में एक पीपीआर बीमारी बहुत कॉमन है। वैसे इस सीजन में जाड़े में, और जाड़ा कम हो रहा है, गर्मी में ये बीमारी हमेशा फैलती रहती है। प्रमुख रूप से इस समय इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा है और ये बीमारी गोट प्लेग के नाम से जानी जाती है। इस बीमारी में निमोनिया होना, नाक से पानी आना, दस्त होना, जननांगों का सूजन होना एक मल्टी सिस्टमिक डिजीज़ है। और जैसा कि मैंने बताया इसको गोट प्लेग कहते हैं। इसमें जानवरों की मोर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके लिए जो है निमोनिया का इलाज करना, जानवर में एंट्राइटिस हो जाती है उसका इलाज करना है, उसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है उसका इलाज करना, फ्लूइड थेरेपी देना, एंटीस्टेमिनिक थेरेपी देना, ये सब करके आप जानवर को बचा सकते हैं। अन्यथा मोर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। सबसे अच्छा तरीका है इनमें पीपीआर से बचाव का। पीपीआर से बचाव के लिए पीपीआर का वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए पीपीआर की वैक्सीन आती है, ढेर सारे बायोलॉजिकल्स फॉर्म्स कंपनियां बनाती हैं। तो रक्षा पीपीआर है, IVRI की एक वैक्सीन है पीपीआर की, उसका 1 ml 3 से 4 महीने की किट से लेकर के ऊपर की अवस्था में लगवा सकते हैं। ये वैक्सीन 3 साल तक काम कर सकता है, लेकिन इसको
थोड़ा और कम 2 साल से 2.5 साल के इंटरवल पे ही रिपीट करवा सकते हैं इसको। चाहे आप कोई भी टीका अपने पशुओं को लगवाने वाले हैं, आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि टीके की जो भी दवा आती है उसे प्रयोग करने की तिथि समाप्त न हुई हो और उचित तापमान पर रखी गई हो। साथ ही टीका लगवाने का काम किसी पशु चिकित्सक से ही करवाएं। तो ये पीपीआर के बारे में रहा। एक बीमारी होती है ORF, जिसको कंटाजियस एक्थाइमा कहते हैं, मुंह के चारों तरफ बकरियों में फर जाता है, वो कंटेजियस एक्थाइमा। ये भी बहुत ही कंटेजियस रोग है और इसके वायरस दूसरे जानवर के कांटेक्ट में आने के बाद ये इसको माउथ सोर भी कहते हैं। इसमें जानवर का जो है मुंह बहुत पेनफुल हो जाता है और जानवर चारा नहीं खा पाता, जुगाली नहीं कर पाता। हालांकि इसमें मोर्टिलिटी नहीं होती है, लेकिन जानवर में वीकनेस बहुत हो जाती है, तो इसमें प्रोडक्शन की वो कमी हो जाती है और जानवर कमज़ोर हो जाता है। वैसे इस तरह की सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। इसके अलावा एक बकरियों में प्रेगनेंसी टॉक्सोमिया एक बहुत कॉमन बीमारी है। जैसा कि आपको मालूम है कि जाड़े के समय ज़्यादातर घास, जो हरी घास होती है, वो ख़त्म हो जाती है और जो कुछ बचती है उसमें आइस क्रिस्टल्स होते हैं, तो उनको खाने के बाद जानवर को, बकरी को विशेष रूप से उस समय इस्चेमिक नेक्रोसिस हो जाती है इंटेस्टाइन में और वहाँ पे कुछ टॉक्सिन रिलीज होती हैं। वो उनका एब्जॉर्प्शन, अवशोषण होता है ब्लड में, उसकी वजह से शॉक हो जाता है, इंडोटॉक्सिमिक शॉक, और उसकी वजह से एक बीमारी होती है इंट्रोटॉक्सीमिया। तो ये मृत्यु का बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा एक प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया होती है, जिसको कीटोसिस भी कहते हैं। प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया ये प्रेग्नेंट एनिमल में ज़्यादा होती है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा ऊर्जा की डिमांड होती है, ग्लूकोज की, लेकिन वो मिल नहीं पाता, तो उसकी वजह से ये होती है और उसमें जानवर एबॉर्ट कर जाता है। तो ये इसको रोकने के लिए जानवर को एनर्जेटिक डाइट देना ज़रूरी है। इसी तरह से कुछ क्लॉस्ट्रीडियल इंड्यूस, क्लॉस्ट्रीडियल बैक्टीरिया वाली बीमारियां होती हैं, जैसे कि टिटनस एक बीमारी है, हमेशा बकरियों में होता रहता है, तो उसके लिए टिटनस टॉक्सोइड का टीकाकरण या मल्टी क्लॉस्ट्रीडियल कंपोनेंट, जितने क्लॉस्ट्रीडियल डिजीजेज हैं उसके कवरेज के लिए टीकाकरण है। बकरियों में बीमारियों का प्रभाव प्राय प्रबंधन में खामियों का नतीजा होता है। यदि इनका देखरेख, खानपान और टीकाकरण का सही ध्यान रखा जाए तो किसी भी बीमारी से ये ग्रसित नहीं होगी। इसी कड़ी में जिस दूसरे प्रश्न को शामिल किया गया है उससे पूछा है कम्हेनपुर आजमगढ़ के संजीव कुमार ने। आपने हरे चारे वाली फसलों की बुआई पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों को अभी जो हमारे पशुपालन में जो महत्वपूर्ण हरे चारे का महत्व है, इसके संबंध में जानकारी देना चाहूँगा। अभी जो हमारा समय स्टार्ट हो रहा है फरवरी में, हम जहाँ खेत खाली हो चुके हैं, जिन्होंने बरसीम लगाई थी, लस्का लगाया था या जई लगाई थी, जो भी फसल लगाई थी वो लगभग फील्ड खाली होने वाला है। और जहाँ खाली हो वहाँ पर हमको गर्मी में हरे चारे की व्यवस्था किस प्रकार करें, क्या क्या लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, उसमें गर्मी में हम वही चारे लगाते हैं जो हम बरसात में लगाते हैं। जैसे MP चरी लगा सकते हैं, जो बहु कटाई आती है, उसकी 3 से 4 कटाई आ जाती है, वो लगा सकते हैं। लेकिन लगाते समय ये भी ध्यान रखें कि जो हमारा दूध उत्पादन के लिए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का रेशियो है, उसमें यदि MP चरी लगा रहे हैं तो उसके साथ हम काउपी, जिसको चौला बोलते हैं, चौला या ग्वार, इन दोनों का मिश्रण लगाएं, जिससे कटाव लेंगे तो दोनों की पूर्ति होगी। तो उस ढंग से हम बुवाई कर सकते हैं। जैसे ज्वार में PC6 है, PC9 है, MP चरी है, सुडेक्स चरी है, और दूसरी बहुत सारी अच्छी पॉइनियर की भी कुछ अच्छी वैरायटी आ गई हैं, जिनके कई कटाव आते हैं, तो उनका हम चयन कर सकते हैं। मक्का भी लगा सकते हैं, बहुत सारी मक्का में अच्छी चारे की वैरायटी है, जैसे J1006 है, अफ्रीकन टाल है, जो स्पेशली चारे के लिए वैरायटी निकाली गई है, जिनकी हाइट 12 से 16 फीट होती है, तो वो लगा सकते हैं। और उसमें भी हम कॉम्बिनेशन करें, और दलहनी में हम वही काउपी या ग्वार ले सकते हैं। लोबिया के लिए इग्री 450, इग्री 455, UPC 287, UPC 5276, IFC 8401। ग्वार के लिए FS 277, HFG 199 और 156, IGFRI 292 का चुनाव करें। किसान भाई थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि खेत की जब भी लगा रहे हैं, अभी भी हम गर्मी में चरी लगाएं या मक्का लगाएं, काउपी लगाएं, तो थोड़ा सा खेत की तैयारी कर लें बढ़िया अच्छे से। और बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की ज़रूरत है।
यदि हम नाइट्रोजन चरी वगैरह लगा रहे हैं तो हमको 40 किलो प्रति एकड़ पर्याप्त होगी नाइट्रोजन और 10 किलो फास्फोरस की आवश्यकता होगी। नाइट्रोजन की आधी मात्रा एवं फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई के समय ही देनी चाहिए और बची हुई नाइट्रोजन की आधी मात्रा 1 या 2 बार में खड़ी फसल में देनी चाहिए। पोटास चूँकि इस जमीन में ठीक है, इसकी पोटास की आवश्यकता नहीं, तो ये हम पहले ही तैयारी के समय डाल दें और उसके बाद फिर हम इसको चाहें तो लाइन में बुवाई कर सकते हैं। लाइन में बुवाई करेंगे तो ज्यादा अच्छी बढ़वार मिलेगी। ज्वार के लिए 30 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर पर्याप्त होती है। लोबिया और ग्वार की बीज दर 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उचित है। मक्का का 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज पर्याप्त होता है। जायद के चारे की बुआई का सही समय मध्य फरवरी से मार्च का महीना माना जाता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आमुची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल है anndaata.up@atv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010854599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गेहूं की फसल में बालियां बनते समय किए जाने वाले जरूरी कार्य। मिट्टी की अच्छी पैदावार के लिए किए जाने वाले आवश्यक प्रबंधन। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।